नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास मोमेंटम। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ा। नॉर्मलाइजेशन रिपीट कर लेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अ पार्टिकल मस्ट बी 1 होनी चाहिए। ठीक है, जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट करते हैं ओवर ऑल स्पेसिस, जब वो हमारी इक्वेशन की सेटिस्फाई होती है कि वो इज इक्वल टू 1 आए, तो हम ये कहते हैं नॉर्मलाइजेशन है। अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करती, वो नॉन नॉर्मलाइज होता है। ठीक है, दैन हमने मज़ीद जो है उसके अंदर उसकी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशंस को हमने चेक किया। दैन हमने देखा कि जो वेव फंक्शन है, क्या वो वेव फंक्शन, जो अगर कोई वेव फंक्शन है किसी जगह किसाई फंक्शन है, क्या वो हमेशा नॉर्मलाइज रहता है? अगर एक बार नॉर्मलाइज हो जाता है तो क्या वो हमेशा नॉर्मलाइज रहता है? क्या टाइम टी गुजरने के बाद फिर भी वो नॉर्मलाइज रहेगा? फिर हमने ये चेक किया और हमें ये पता चला कि बिल्कुल अगर एक दफ़ा फंक्शन एक नॉर्मलाइज हो जाता है तो टाइम टी गुजरने के बाद भी वो नॉर्मलाइज रहेगा। मतलब कि वो टाइम के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। दैन अब इस लेक्चर के अंदर हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम बेसिकली हमें पता है कि सिंपल मोमेंटम P इज इक्वल टू एम भी होता है मोमेंटम। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम मोमेंटम को देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल इन स्टेट, एक पार्टिकल जो है किसी स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी एक्स की, वो ये होगी एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स साई मॉड स्क्वायर डी एक्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फंक्शन के साई की बात करें, साई फंक्शन, तो देन हम इस साई मॉड का स्क्वायर जो है हम इसको साई स्टेरिक इंटू साई लिख सकते हैं डी एक्स। अब इसके अंदर ये जो एक्सपेक्टेशन के लिए हमने जो साइन यूज़ किया हुआ है, ये एक्सपेक्टेशन के लिए हमने ये साइन यूज़ किया हुआ है एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये बेसिकली हम एवरेज के लिए भी ये साइन यूज़ करते हैं। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू होगी वो सेम ही होती है। तो अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी? एक्स एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटू एक्स साई मॉड का स्क्वायर डी एक्स। अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई मॉड का स्क्वायर को हम साई स्टेरिक साई लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज द एवरेज ऑफ द रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑन एन असेंबल ऑफ द आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सर ने भी क्लास के अंदर भी आई थिंक यही एग्जांपल दी थी, जैसा कि हमारे पास 3 शेल्फ्स हैं और तीनों शेल्फ्स के ऊपर हमारे पास बोटल्स पड़ी हुई हैं। तो पहले हम शेल्फ की मेजरमेंट करते हैं, उसके ऊपर जो बोटल्स पड़ी हुई हैं उनकी मेजरमेंट करते हैं। देन हम सेकंड के ऊपर आते हैं, उसकी मेजरमेंट्स करते हैं, थर्ड की मेजरमेंट्स करते हैं, और हमारे पास उनकी जो एवरेज निकलती है या उनकी हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलती है या तीनों की जो मेजरमेंट होती है वो जो रिपीट हो रही होती है। ठीक है, सेम ही रिपीट हो रही होती है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज द एवरेज ऑफ द रिपीटेड measurements on an assemble of the identically prepared system. ठीक है, नॉट द एवरेज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट ऑन वन पार्टिकल एंड ऑन वन स्टेट। मतलब कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये नहीं होती कि एक ही सिस्टम है और एक ही पार्टिकल है और इसी को हम रिपीट करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं, हमारे पास 3 सिस्टम है और 3 ही उसके ऊपर पार्टिकल हैं और हम तीनों की जो है मेजरमेंट्स कर रहे हैं और तीनों की मेजरमेंट्स रिपीट होती जा रही हैं। ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। नॉट अ सिंगल सिस्टम एंड अ सिंगल पार्टिकल, उसकी जो मेजरमेंट रिपीट हो रही होती है उसको हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे होते। सिंस एज टाइम गोज, जैसे ही टाइम चेंज होता है हमारी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो भी चेंज हो रही होती हैं, बिकॉज वेव फंक्शन इज एन इन्वॉल्व इन टाइम, क्योंकि टाइम के अंदर वेव फंक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली अब हमने चेक यही करना है कि डी एक्स ओवर डी टी, मतलब कि टाइम चेंज होने के बाद जो है वो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्या कितना चेंज होती है। एज बाय डेफिनेशन हमने देखा है कि एक्स एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स साई मॉड डी एक्स। इसको हम अब जब हम इसको डी एक्स ओवर डी टी लिखेंगे तो अंदर हम पार्शियल और पार्शियल टी लिखेंगे, जैसा कि हमने नॉर्मलाइजेशन के केस के अंदर भी पढ़ा था कि बाहर हमने डी ओवर डी टी किस लिए लिया था, क्योंकि हम होल फंक्शन की बात कर रहे हैं, होल सिस्टम की बात कर रहे हैं। लेकिन पार्शियल और पार्शियल टी हमने इसलिए कहा क्योंकि साई के अंदर हमारे पास एक्स फंक्शन भी आ जाता है और टी भी आ जाता है, तो इसके लिए हमारे पास 2 फंक्शन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल टी लिखते हैं। तो एक्स इंटू पार्शियल और पार्शियल टी साई मॉड का स्क्वायर डी एक्स। अगर आपको याद हो तो पीछे नॉर्मलाइजेशन के लेक्चर के अंदर हम पार्शियल और पार्शियल टी साई मॉड का स्क्वायर डी एक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जैसे कि ये देखें, ये वैल्यू, ये इक्वेशन हम पिछले लेक्चर के अंदर कैलकुलेट की हमने। अब यही सेम इक्वेशन हम इसको जो है इसकी जगह पे पुट कर देंगे। इसको हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास एक टर्म ये वाला एक्स कौन सा है, ये वाला एक्स हमारे पास ये वाला एक्स है, एक्स के ये वाला आ गया और इसकी जगह हमने वो सारी वैल्यू लिख दी।
इंटीग्रेशन के बाहर जो है ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया पार्शियल। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बन गई और ये हमारे पास सेकंड टर्म बन गई। अब इसके ऊपर हम जो है इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स इसके अंदर फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या आती है, पहले हम फर्स्ट टर्म को वैसे का वैसे लिखेंगे, सेकंड टर्म की हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन को अप्लाई किया तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल जो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की थी वो इंटीग्रेशन वैसे की वैसे आ गई। पहली टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लिखा ही नहीं हुआ, यहाँ पे लिखे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 आ जाएगा dx। अब हमारे पास ये फर्स्ट टर्म बन गई है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म है। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो इज इक्वल टू 0 हो रही है। वो इज इक्वल टू 0 कैसे हो रही है, हमने नॉर्मलाइजेशन के केस के अंदर पढ़ा था कि जब x अप्रोच करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो क्या होता है कि साई अप्रोच करता है 0 को। जब साई अप्रोच 0 को करेगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी टर्म जो होगी, ये वाली टर्म जो होगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। मैं आपको अगेन बताता हूँ ये टर्म 0 कैसे होगी। हमने पीछे लेक्चर के अंदर ये कंडीशन पढ़ी थी कि जब x अप्रोच करता है प्लस माइनस इन्फिनिटी को, और तो हमारे पास साई फंक्शन अप्रोच करता है 0 को। जब साई फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो सारी की सारी ये वाली टर्म सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये 0 हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी, ये वाली टर्म हमारे पास। अब हमारे पास जो सेकंड टर्म बच गई वो ये बच गई, ठीक है। वी लेफ्ट ओनली द सेकंड टर्म, ये हमारे पास सेकंड टर्म जो बची है वो ये सेकंड टर्म बच गई है। अब सेकंड टर्म जो बची है इसके अंदर हमने इंटीग्रेशन जो है इसके ऊपर अलग से अप्लाई कर दी और इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन को सेपरेट अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर अलग से अप्लाई किया, इसके ऊपर अलग से अप्लाई किया। अब हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसके ऊपर अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है। इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक साई है, एक पार्शियल साई स्टेरिक और पार्शियल एक्स है। ये वाली वैसे की वैसे आ जाएगी। अब इसके ऊपर पहले हम इस वैल्यू को वैसे के वैसे लिखेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को वैसे के वैसे, इसकी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की, इसके इंटीग्रेशन की जगह ये आ गया। देन हमने इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन वैसे की वैसे, और पहले का हमने जब डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये सेकंड टर्म, ये वाली जो टर्म है ये अगेन हमारे पास 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि इस केस के अंदर भी हमारे पास x अप्रोच कर रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी को, तो हमारे पास साई जो 0 अपलोड करेगा, तो ये वाली टर्म हमारे पास अगेन 0 हो जाएगी। अब हमारे पास एक ये टर्म बचेगी और एक ये वाली टर्म बच जाएगी। ये वाली टर्म बच गई और हमारे पास ये वाली टर्म बच गई। अब ये दोनों टर्म जो है सेम है, तो इनको हम लिख सकते हैं 2, इसके साथ हम 2 लिख देंगे, 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टेरिक पार्शियल साई और पार्शियल एक्स डी एक्स, ठीक है। देन ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन जो बन जाएगी डी एक्स ओवर डी टी की इक्वेशन बन जाएगी माइनस आयोटा एच कट एम ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइंपल। फिर हमने इस इक्वेशन यहाँ से हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी निकला, यहाँ से माइनस आयोटा एच कट ओवर एम, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू थी। इस वैल्यू से हम आगे जो है वेलोसिटी और इसका मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी डी एक्स ओवर डी टी हमें पता है कि हमारे पास चेंज रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स जो लिखा है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी है, तो हम वी भी एक्सपेक्टेशन लिखेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजीशन। सो वी एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू डी एक्सपेक्टेशन ओवर डी टी, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। देन हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं, पी एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू एम वी एक्सपेक्टेशन, एम की वैल्यू और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू लिखेंगे, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम की फाइनल इक्वेशन यहाँ से निकल आएगी। तो सिंपल हमने यहाँ से ये किया कि हमने x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी, x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की इक्वेशन हमने ये लिखी एंड इनटू अंदर x लिखा। जब हम इसके ऊपर टाइम की डिपेंडेंस चेक करने लगे तो हमने dx ओवर dt लिखा। देन हम ये इक्वेशन हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर पढ़ के आए थे, इसके जब हमने ये इक्वेशन पुट की, फिर हमारे पास दो टर्म आ गई, हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 हो गई, सेकंड टर्म बच गई। सेकंड टर्म को फिर हमने सेपरेट इंटीग्रेशन सोल्व की। देन हमारे पास अगेन 2 टर्म्स आ गई, फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सोल्व किया, फिर हमारे पास सेकंड टर्म अगेन 0 हो चुकी थी। देन हमारे पास अब ये 2 टर्म बची, इन दोनों को हमने सम किया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बच की थी। इस इक्वेशन से हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, वेलोसिटी से देन हमने मोमेंटम फाइंड कर लिया यहाँ तक। देन हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास ये जो x की वैल्यू हमने जो निकाली थी, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है, इस x की वैल्यू, ये x की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे पीछे पार्शियल स्टार्ट में जो हमने x की वैल्यू पढ़ी है इक्वेशन 1 के अंदर, ये जो वैल्यू है ये जो निकली थी, हमने सिंपल क्या किया, ये जो साई स्टेरिक और साई है इसके दरमियान जो वैल्यू थी x को जो हमने लिखा साई और साई स्टेरिक के अंदर लिख दिया। अब जो साई और साई स्टेरिक के अंदर जो वैल्यू हमारे पास लिखते हैं हम, वो बेसिकली वो ऑपरेटर होता है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। अगर मतलब कि अगर हमने किसी चीज़ की कोई एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, उस
उसके ऑपरेटर को हम सैंडविच कर देंगे साई स्टेरिक और साई के दरमियान। जैसे कि मुझे अब x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, अगर मुझे x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास साई स्टेरिक और साई के अलावा जो वैल्यू x पड़ी होगी उसको मैं इसके दरमियान में लिख दूंगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए अब साई स्टेरिक इंटू एक्स लिखा हुआ। अब ये जो x है ये बेसिकली इस x एक्सपेक्टेशन का क्या है, ऑपरेटर है। x हमारे पास क्या है, इसका ऑपरेटर है। इस मीन कि मुझे अगर x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उसके ऑपरेटर को साई स्टेरिक और साई के दरमियान लिख दूंगा। जैसे कि मैंने वेलोसिटी, इसके पीछे मोमेंटम मैंने फाइंड किया। अब मोमेंटम के अंदर ये मेरे पास साई स्टेरिक है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे साई है। एक साई स्टेरिक है और ये साई है। मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास क्या है, आयोटा एच कट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एच कट ओवर आयोटा, प्लस खत्म हो जाएगा, मतलब कि आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एच कट ओवर आयोटा आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, साई स्टेरिक इंटू एच कट ओवर आयोटा पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू साई लिख दिया। अब मेरे पास ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बेसिकली क्या है, ऑपरेटर है। किसका ऑपरेटर है, पी का ऑपरेटर है। इट्स मीन अगर मुझे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो मैं उसके ऑपरेटर को सैंडविच कर दूंगा इन बिटवीन साई स्टेरिक एंड साई। क्लियर। अब ऑपरेटर एक्स, अब इसके अंदर जो है ऑपरेटर एक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन। ये जो ऑपरेटर एक्स है, ये जो ऑपरेटर एक्स है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो ऑपरेटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को, ठीक है। उसके बाद टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अगर मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ एनी क्वांटिटी, अगर मुझे किसी भी क्वांटिटी, सिर्फ वेलोसिटी और इस पोजीशन, वेलोसिटी और मोमेंटम के अलावा किसी और भी वेलोसिटी की अगर मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, आगे हम कैलकुलेट भी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे किसी भी वैल्यू की किसी भी क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो मैं उसके सैंडविच को, उसके ऑपरेटर को क्या कर दूंगा, सैंडविच कर दूंगा इन बिटवीन साई स्टेरिक एंड साई एंड इंटीग्रेट, और फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। समटाइम्स वी यूज़ अ हैट, हम समटाइम्स जो है हैट यूज़ करते हैं वेरिएबल और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हमने वेरिएबल लिखना होता है तो एक्स लिखते हैं, अगर हमने पोजीशन ऑपरेटर लिखना होता है तो एक्स हैट लिख देते हैं। सिंपल मोमेंटम के लिए पी यूज़ करते हैं और मोमेंटम ऑपरेटर के लिए हम पी हैट यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखिए, एन ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है, एन ऑपरेटर इज एन इंस्ट्रक्शन to do something to find the function that follows। ऑपरेटर बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन होती है टू डू समथिंग टू द फंक्शन, किसी फंक्शन को फॉलो करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक्स ऑपरेटर और साई है। अब एक्स हैट और साई है। एक्स हैट बेसिकली क्या चीज़ है, ऑपरेटर है। एक्स हैट इज एन ऑपरेटर दैट ट्रांसफॉर्म्स फाई, जो कि साई को ट्रांसफॉर्म कर रहा है टू एक्स डॉट एक्स हैट साई, वाइल इन पार्शियल एक्स ओवर साई दैट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ट्रांसफॉर्म। अब ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स भी हमारे पास बेसिकली एक ऑपरेटर है, क्योंकि वो साई के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो डेरिवेटिव भी हमारे पास एक बेसिकली ऑपरेटर होता है। और एक चीज़ इसके अंदर याद रखनी है कि एक्स ऑपरेटर को अगर मल्टीप्लाई करें साई के साथ तो वो डज नॉट इज इक्वल टू आएगा साई इंटू एक्स ऑपरेटर। ऑल अदर क्लासिकल डायनामिकल वेरिएबल और जितने भी क्लासिकल वेरिएबल्स हैं सच एज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन मोमेंटम। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन मोमेंटम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है T इज इक्वल 1/2 m v स्क्वायर है। v की जगह हम p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास p स्क्वायर ओवर 2m आ जाएगा। एंड एंगुलर मोमेंटम हम l क्रॉस m, l इंटू और प्लस p होता है तो p की जगह हम m v लिख सकते हैं। अब हमें काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको याद होगा कि अगर हमने किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऑपरेटर को रख देते हैं इन बिटवीन, किसके दरमियान हम रख देते हैं, साई स्टेरिक और साई के। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू क्या थी, p स्क्वायर ओवर 2m थी, ठीक है। अब 1/2 जो है 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को मैंने बाहर लिखा, m भी वहाँ वैसे इसके अंदर कांस्टेंट होगा, उसको मैथ को भी हमने बाहर लिखा, 1/2 m लिख दिया बाहर। अब हमारे पास p जो है बेसिकली मोमेंटम, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका ऑपरेटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमने उसको साई स्टेरिक और साई के दरमियान लिखा इंटू पी स्क्वायर लिख दिया। अब p की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, वो ये वैल्यू है, ठीक है। अब इस p का जब स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो भी आपको यहाँ से पता लग गया होगा ऑपरेटर यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, ऑपरेटर वो वैल्यू होती है जो साई स्टेरिक और साई के दरमियान पड़ी होती है। जैसा कि ये एक्स हमारे पास क्या है, ये बेसिकली एक एक्स ऑपरेटर है, और अगर हमें किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम किसी क्वांटिटी की चाहिए तो हम उस क्वांटिटी की ऑपरेटर को सैंडविच कर देते हैं इन बिटवीन साई स्टेरिक एंड साई।